हमारे यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 11 पाठ 11 है यहाँ पे पृथ्वी। आप लोग देख सकते हैं जिनके लेखक हैं नरेश सक्सेना। तो इसमें हम लोग संपूर्ण पाठ का हल देखने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। आप लोग देख सकते हैं हम यहाँ पे आ चुके हैं। भाग है यहाँ पे काव्यखंड, पाठ है 11 पृथ्वी, जिनके लेखक हैं नरेश सक्सेना। तो हर बार की तरह पहले हम लोग परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। यहाँ पे है नरेश सक्सेना का जन्म कब हुआ था, तो उत्तर हो जाएगा 1939 ईस्वी को। आगे है नरेश सक्सेना का जन्म स्थान कहाँ है, तो उत्तर हो जाएगा ग्वालियर मध्य प्रदेश में। नरेश सक्सेना के शिक्षा के विषय में बताएं, तो उत्तर हो जाएगा BE ऑनर्स जबलपुर, MEPH ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन कलकत्ता से किए थे। ठीक है। आगे है नरेश सक्सेना की वृत्ति यानी पेशा क्या है, तो उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश जल निगम में अप प्रबंधक, टेक्नोलॉजी मिशन में कार्यकारी निर्देशक, त्रिपोली लीबिया में वरिष्ठ सलाहकार, संप्रति सरकारी सेवा से निवृत्ति के बाद बुंदेलखंड ग्रामीण पेयजल एवं पर्यावरण उन्नयन योजना से संबंध रहा। आगे है यहाँ पे नरेश सक्सेना द्वारा किया गया संपादन के विषय में बताएं, तो उत्तर हो जाएगा साहित्यिक पत्रिका आरंभ वर्ष और उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की त्रैमासिक पत्रिका छाया नट का सह संपादन। आगे है यहाँ पे नरेश सक्सेना द्वारा किया गया गतिविधियों के विषय में बताएं, तो उत्तर हो जाएगा टेलीविज़न और रंगमंच के लिए हर क्षण विदा है, 10वीं दौर, एक हत्ती मनु बुंदेली का लेखन, एक नाटक अकादमी का आ देश की कई भाषाओं में 5000 से ज़्यादा बार प्रदर्शित। संबंध की बात करें तो जल से ज्योति, समाधान और नन्हे कदम आदि लघु फिल्मों का निर्देशन, अपनी पत्नी विजय नरेश द्वारा निर्देशित वृद्ध फिल्मों जौनसार, बाबर और रसखान का आलेखन। आगे है नरेश सक्सेना द्वारा किया गया सम्मान कौन कौन से हैं जो कि मिल चुके हैं, तो उत्तर हो जाएगा 2006 में पहला सम्मान, 1992 में निर्देशन के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 1973 में हिंदी साहित्य सम्मेलन का सम्मान। आगे है नरेश सक्सेना द्वारा किए गए कविता संकलन का नाम बतावें, तो उत्तर हो जाएगा समुद्र पर हो रही है बारिश। अब आइए हम लोग अभ्यास प्रश्न की ओर चलते हैं। अभ्यास कविता के साथ पहला है यहाँ पे प्रश्न संख्या, कवि को पृथ्वी स्त्री की तरह क्यों लगती है, तो उत्तर हो जाएगा विद्वान कवि नरेश सक्सेना रचित पृथ्वी शीर्षक कविता में पृथ्वी और एक आम स्त्री के गुणधर्म का साम्य स्थापित किया गया है। ऊपरी तौर पर बात पृथ्वी की हुई है, जबकि तात्पर्य स्त्री से है। कहने का मतलब है ये कविता तो पृथ्वी पर है, लेकिन ये इशारा करती है स्त्री की ओर। ठीक है। कवि को पृथ्वी स्त्री की तरह लगती है क्योंकि एक स्त्री अपने पूरे जीवन काल अनेक भूमिकाओं में अनेक केंद्रों धुरियों के चारों तरफ घूमती रहती है।
क्षमा, दया, प्यार, ममता, त्याग, तपस्या की प्रति ने बनी स्त्री अपना सर्वस्व औरों को पूर्ण करने में, बुरे को अच्छा बनाने में, गुणी को और अधिक गुणवान बनाने में न्यौछावर कर देती है। आगे की बात करें हम तो इस प्रक्रिया में उसे जो उपेक्षाएं मिलती है, तनाव मिलता है, सहानुभूति की जगह आलोचना मिलती है, उससे उसके भीतर आक्रोश विद्रोह की ज्वाला भी धधकती है। कभी कभी वह अपना संतुलन खो देती है और अपने ही संसार को बिखेरने के कगार पर आ जाता है, किंतु दूसरे क्षण वह अपने आक्रोश विद्रोह की आग को शिवम बनाकर, नया रूप देकर ऐसा कुछ सार्थक मूल्यवान प्रस्तुत करती है कि संसार चकित रह जाता है। ठीक है, यही सब कुछ पृथ्वी भी बड़े फलक पर करती है। यही कारण है कि कवि को पृथ्वी स्त्री की तरह लगती है। अब आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। तो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। पृथ्वी के कांपने का क्या अभिप्राय है? तो उत्तर हो जाएगा पृथ्वी के भीतर की बनावट अस्थायी न होकर परतदार है। हवा, पानी, समुद्र का और भूगर्भ ताप के प्रभाव से परतों का स्थान बदलता रहता है, जिसके प्रभाव से प्रतिदिन दुनिया के किसी न किसी हिस्से में भूकंप के झटके आते रहते हैं। किंतु जब यह प्रक्रिया बहुत तीव्रता से होती है तब भयंकर तबाही वाला भूकंप आता है। इसी को कवि ने पृथ्वी का कांपना कहा है। अगर आप लोग प्रश्न उत्तर बनाना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेके बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 3 आता है। पृथ्वी की सतह पर जल है और सतह के नीचे भी, लेकिन उसके गर्भ के केंद्र में अग्नि है। स्त्री के संदर्भ में इसका क्या आशय होगा? उत्तर हो जाएगा यहाँ पे कविवर सक्सेना ने पृथ्वी शीर्षक कविता में नारी की सहनशीलता और उग्रता को पृथ्वी के माध्यम से रेखांकित एवं विश्लेषित किया है। जिस प्रकार पृथ्वी के सतह और सतह के नीचे जल है, ठीक उसी प्रकार नारी का हृदय करुणा, दया, सहनशीलता, ममता का अथाह सागर है। पृथ्वी के गर्भ के केंद्र में अग्नि है, जो ज्वालामुखी के रूप विस्फोटित होता है। ठीक है, नारी भी जब क्रोधा अग्नि से आवेगित होती है, यानी कि क्रोध उनको बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो गृहस्थी रूपी गाड़ी चरमरा जाती है। कवि ने नारी के गौरव का अंकन उसके कर्ममय जीवन के आंगन में स्वस्थ रूप में प्रतिबिंबित किया है। पृथ्वी और नारी के रहस्यों का अन्वेषण कार्य कवि की तकनीकी दृष्टिकोण से कर दोनों के समानता को उद्घाटित किया है। ओके, प्रश्न संख्या यहाँ पे 4 आता है। पृथ्वी कोयलों को, यहाँ पे क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं। पृथ्वी कोयलों को हीरो में बदल देती है, क्या इसका कोई लक्ष्यार्थ है? यदि हाँ तो स्पष्ट करें। तो 4 का यहाँ पे उत्तर हो जाएगा कोयला और हीरा रासायनिक भाषा में कार्बन के अपरूप हैं। पृथ्वी के गर्भ में प्रकृति, वानस्पतिक, जीवाश्म, जब गर्भस्थ ऊष्मा, ऑक्सीजन की अल्पता तथा भूगर्भीय में दबाव से जब जल जाते हैं तो कोयला बन जाता है। यही जीवाश्म यदि बहुत अधिक दाब और ताप झेलता है तो हीरा जैसी कीमती कठोर पदार्थ बन जाता है। कवि के इस पंक्ति लक्ष्यार्थ है कि नारी अपने त्याग, अपनी तपस्या और बलिदान की अग्नि में साधारण पात्र को भी सुपात्र बना देती है।
संसार में जितनी भी महान विभूतियाँ हैं सबका निर्माण माँ रूपी धधकती भट्ठी में ही हुआ है। कहने का मतलब जो भी जन्म लिया है, आप हो या हम हैं, सभी माँ से ही जन्म लिए हैं। ठीक है। स्त्रियों ने सारा दुख गरल अपमान पीकर सहकर एक से बढ़कर एक नवरत्न उत्पन्न किए हैं। कोयले को ही हीरा अर्थात मूर्ख को विद्वान बनाने की साधनात्मक कला स्त्रियों को ही आती है। ठीक है। अब देखिए प्रश्न संख्या 5 आता है, रत्नों से ज़्यादा रत्नों के रहस्यों से भरा है तुम्हारा हृदय। कवि ने इस पंक्ति के द्वारा क्या कहना चाहा है? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे महाकवि नरेश सक्सेना ने पृथ्वी के विषय में कहा है कि रत्नों से ज़्यादा रत्नों के रहस्यों से भरा है तुम्हारा हृदय। पृथ्वी की रहस्यों की गूढ़ती को प्रतिबिंबित करता है। पृथ्वी के गर्भ से प्राप्त हीरा, कोयला, सोना, लोहा इत्यादि जैसे दृश्य रत्नों से तो व्यक्ति परिचित हो जाता है, परंतु पृथ्वी के हृदय अंदर में पानी, अग्नि जो एक दूसरे के प्रबल शत्रु हैं, वे एक साथ कैसे रह पाते हैं। आगे की बात करें हम लोग तो कवि विस्मय प्रकट करते हुए कहता है कि रत्नों का निर्माण प्रक्रिया के दौरान पृथ्वी को कितना दबाव, आर्द्रता और ताप को सहना पड़ता है, यह भी अज्ञात पृथ्वी की जनता है। आगे है यहाँ पे पृथ्वी के रहस्यों का समय समय पर जनहित में कुछ महामानव वैज्ञानिक उद्घाटित करने का अंशतः प्रयास किया है। अनेकों रहस्यों से परिचित होने के बावजूद अभी भी पृथ्वी के संपूर्ण रहस्य को जानना एक अनछुआ पहलू शोध का विषय है। कवि कहना चाहता है कि पृथ्वी के गर्भ से निकले रत्नों के गुण दोष से हम परिचित हो जाते हैं, परंतु उसके हृदय के अंदर व्याप्त रहस्यों का जटिलता से पूर्णतः परिचित होने में हम अब भी असफल हैं। ओके, अब आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्रश्न संख्या 6 है, तुम घूमती हो तो घूमती चली जाती हो, यहाँ घूमना का क्या अर्थ है? तो उत्तर हो जाएगा कविवर नरेश सक्सेना ने यहाँ पृथ्वी और नारी की समानता का व्यंग्यात्मक चित्र प्रस्तुत किया है। कवि कहता है कि पृथ्वी अपने केंद्र में गूंथी हुई अपनी दैनिक और वार्षिक गति के द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करती है। खनिज संपदा, वन संपदा और थल संपदा को अपने ऊपर निवास करने वाले जीव जंतुओं को पृथ्वी मुफ्त में उपहार स्वरूप देकर उनका लालन पालन में सदा गतिमान रहती है। आगे है यहाँ पे कवि के अनुसार नारी भी अपनी गृहस्थी के केंद्र में गतिमान रहकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करती है। अपनी सेवा, त्याग, ममता, सहिष्णुता, स्नेह की बारिश अपने परिवार को पुष्पित एवं पल्लवित करती है। वह सदा पृथ्वी की तरह बिना थके हुए अपने कर्तव्य पथ पर घूमती रहती है। कवि ने पृथ्वी और नारी के कर्तव्य निर्वहन को घूमना से प्रतिबिंबित किया है। प्रश्न संख्या 7 है यहाँ पे, क्या यह कविता पृथ्वी और स्त्री को अक्ष पर अक्ष रखकर देखने में सफल रही है? इस कविता का मूल्यांकन अपने शब्दों में करें। तो देखिए उत्तर हो जाएगा इसका पृथ्वी शीर्षक कविता समानांतर चलने वाली दो कविताओं का संयोजन है। कवि को ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी में जितने गुण अवगुण हैं उसी का लघु संस्करण एक आम स्त्री है। पृथ्वी की जो भी गतिविधियां हैं,
जो भी अवदान है ठीक वैसे ही गतिविधियों स्त्री की भी है। ओके, आगे है यहाँ पे, पृथ्वी एक से बढ़कर एक अवमूल्य बहुमूल्य रत्न अपने गर्भ से निकाल कर धरनी दे चुकी है, जिससे अपने संतान को उसका जीवन अधिक सुख सुविधा संपन्न हो सका है। पृथ्वी जीवन के उपकरण, साधन, संसाधन उपलब्ध कराती है। पानी, वायुमंडल, प्राकृतिक संपदा सब कुछ पृथ्वी के अवदान हैं। एक स्त्री पृथ्वी की तरह भावनाओं, संवेदनाओं को अपने हृदय में धारण करती है। आदर्श सर्वोच्च जीवन मूल्यों की वह उत्पादिका, संरक्षिका और वाहिका है। सृष्टि का वस्तु जगत सत्य है, जिसे स्त्री अपने कल्पना, ममता, कठोरता, अनुशासन, प्रेरणा, सहायता, सहचरता आदि के द्वारा सत्यम, शिवम और सुंदरम में परिणत कर देती है। इस प्रकार निश्चय ही पृथ्वी और स्त्री एक दूसरे के बिंब प्रतिबिंब ही हैं। ओके, अब वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि अब एंड हो चुका है। अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। और क्लास 11th ऑल सब्जेक्ट और हिंदी इंग्लिश का प्लेलिस्ट बन चुका है, आप लोग देख सकते हैं। लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, थैंक्स।